तो वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू इन्फो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों के एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो ये जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ एमए हिस्ट्री के जो बच्चे हैं सेकेंड ईयर के, जिनके पास MHI 08 कोड है, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इंडिया। ये उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वो भी सिर्फ क्वेश्चंस नहीं आंसर्स के लिए, जो कि जून 2025 जो कि 30 जून को होने वाला एग्ज़ाम है, 2 जुलाई आई थिंक, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें मैं टोटल 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में है। और स्पेशली क्वेश्चन के आगे ये मेंशन है कि जो क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ वो प्रीवियस ईयर किस साल में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मैंने वही क्वेश्चंस मोस्टली लिए हैं जो कि कंटिन्यूसली रिपीटेड हो रहे हैं और इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी जो है 2014, 17 एंड 2022 में रिपीट हुआ है। एज इट इज सेम आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला क्वेश्चन 2015, 18 और 23 में रिपीट हुआ है। और क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने आंसर्स की क्वालिटी का भी बहुत ध्यान रखा है। जैसा कि आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए आप। सबसे पहले एज अ मास्टर स्टूडेंट आपको अपने आंसर्स में क्या मेंशन करना होता है? इंट्रोडक्शन। जो भी क्वेश्चन में पूछता है और जो भी आप आगे आंसर में मेंशन करने वाले हो, उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, हम वो लिखते हैं, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया है। एंड डिस्क्रिप्शन के बाद जो भी हमारे मेन हेडिंग्स वगैरह होते हैं, मेन पॉइंट होता है जो कि मिडल डिस्क्रिप्शन होता है, उस हेडिंग को हम लिख कर उस हेडिंग को हम डिफाइन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने भी की पॉइंट्स को लिखा है एंड देन उन की पॉइंट्स को डिफ़ाइन भी किया है 2 से 4 लाइनों में। यहाँ तो मैंने 4 लाइनों में डिफ़ाइन किया है, बट जब मैं बताती हूँ तो इन 4 लाइनों को 10 लाइन में कन्वर्ट करके बताती हूँ, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि जो भी हम बात सुनते हैं, हम 10 लाइन सुनते हैं तो हमें 4 लाइन याद रहती है। तो मैं जितना ज़्यादा आपको बताती हूँ आपको उतना ही ज़्यादा याद रहेगा। आप मेरी प्रीवियस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। ऐसे ही मैंने बहुत सारी की पॉइंट्स हैं जो कि मैंशन करी है एंड की पॉइंट्स को डिफ़ाइन किया। आप देखिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ऐसे मैंने 3 से 4 की पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने आंसर्स की क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा है। ओके, आप लोग देख लीजिएगा। एंड लास्ट में जो होता है एज अ मास्टर स्टूडेंट आपको अपने आंसर्स में कंक्लूजन जरूर मेंशन करना होता है, तो मैंने उस बात का भी पूरा ध्यान रखा है। सारे क्वेश्चंस में मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन हिंदी एंड इंग्लिश में, फिर की पॉइंट्स दिए हैं और उन की पॉइंट्स को मैंने अच्छे से डिफाइन भी किया है 7 से 8 लाइनों में। एंड देन उन की पॉइंट्स के बाद जो है मैंने लास्ट में इंट्रोडक्शन एंड कॉन्क्लूजन्स भी बताए हैं, और जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ पे मैंने थिंकर्स के नेम भी बताए हैं। तो प्रीवियस 2 वीडियोस में जो है हम लोग क्वेश्चन 5 तक पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर एक ही वीडियो बना दो तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, फिर स्टूडेंट भी बोर हो जाते हैं और फिर वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाती है। तो मैंने पार्ट 2 इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 3 क्वेश्चन कवर किए हैं। क्योंकि मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छा डीपली से समझाती हूँ, मैं चाहती हूँ स्टूडेंट के माइंड में वो क्वेश्चन छप जाए, इसलिए मैं उनको क्वेश्चन बहुत अच्छा समझाती हूँ। तो शायद टाइम टेकिंग हो गया, बट कोई नहीं। अब जो है हम 5 क्वेश्चन तक समझा चुके हैं दोनों वीडियो में। तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं वीडियो ऐसे बनाऊँ या फिर ऐसे बनाऊँ, क्योंकि कई स्टूडेंट की शिकायत है कि ऐसे लंबे में वीडियो दिखती है और ऐसे बना दी तो कई स्टूडेंट बोलते हैं कि स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रही। आप मुझे कोई ऐसा ऐप सजेस्ट कर दो जिससे मैं ये वीडियो बनाऊँ तो ये सिर्फ पूरी स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखे, क्योंकि मैं न्यू इस लाइन में, तो मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है। बाकी मुझे समझ नहीं आता तो अभी मैं ऐसे ही कर रही हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 5 तक हम कवर कर चुके हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रिटिश काल में पर्यावरण इतिहास लेखन की सीमाओं और प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कॉलोनियल टाइम से आ रहे हैं, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि जो पर्यावरण इतिहास है उसके बारे में हमसे पूछा है। सीमाओं मतलब उसकी कमी और प्रवृत्तियों मतलब उनका नेचर वगैरह हमसे पूछा है। डिस्क्राइब द ट्रेंड्स एंड लिमिटेशंस ऑफ इन्वायरमेंटल हिस्टोग्राफी ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2021 में भी आया है, 18 और 14 में तो रिपीट हुआ ही है ये। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे इस क्वेश्चन का। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि ब्रिटिश काल के इतिहास लेखन में पर्यावरण को स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं देखा गया। पर्यावरण परिवर्तन को अक्सर विकास या प्रगति के हिस्से के रूप में देखा गया, जबकि उसके सामाजिक व पारिस्थितिक परिणामों को नज़रअंदाज किया गया। मतलब यह है कि जो
कॉलोनियल टाइम था ना, उस टाइम जो है ना हमने ना जो इन्वायरमेंट है हमने उसको एज अ टॉपिक के रूप में नहीं देखा कि वो बहुत अच्छा है, वो कैसे हम लोगों की सेवा कर रहा है, पर्यावरण कैसे हम लोगों को सेव कर रहा है। नहीं, हमने जो है उसको अपने प्रॉफिटेबल रूप से देखा। हमने नहीं, बेसिकली ब्रिटिशर्स ने, जिन्होंने पर्यावरण के दोहन किया, वनों की कटाई की, बहुत सारी चीज़ें की उन्होंने। वनों की कटाई करके क्या किया उन्होंने, भवन बनाए, रेलवे ट्रैक बनाए और बहुत सारे एमएनसीज वगैरह स्थापित किए। और इसके लिए ना वो लोग कंटिन्यूसली पेड़ों की कटाई करते गए। उनको इससे कोई मतलब नहीं पड़ा कि इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। और इस चक्कर में पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ा और उसके परिणाम बहुत बुरे हुए और उन सब परिणामों को जो है वो ब्रिटिशर्स नज़रअंदाज करते गए। During colonial rule, environmental aspects were not treated as standard subjects in historiography. मतलब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी उस टाइम, ठीक है। एज अ हिस्टोग्राफी, environmental changes were often framed as sign of progress, ignoring their ecological and social consequences. Okay. अब जो है हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता दिया है, इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब जो है हम उसके मेन एस्पेक्ट्स जो है ना वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि जो है सबसे पहले क्या था, समाजवादी दृष्टिकोण आता है कि कैसे समाजवादी दृष्टिकोण ने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी। ब्रिटिश इतिहास लेखन में प्रकृति को बर्बर और अविकसित दर्शाया गया है। मतलब जो ब्रिटिश इतिहास था ना, उन्होंने हमारे नेचर को कैसे शो किया है, वाइल्ड एंड अनडेवलप्ड, जिसे सभ्य बनाना आवश्यक है। मतलब उनके अकॉर्डिंग जो है हमारा जो प्रकृति था, हमारा जो इतिहास इन्वायरमेंट था वो अच्छा नहीं था, अनडेवलप्ड था और बेकार सा था, और जिसको उनके अकॉर्डिंग सिविलाइज बनाना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कैसे, उन्होंने पेड़ों की कटाई की, उनसे भवन बनाए, रेलवे ट्रैक वगैरह बिछाए। ओके, अब क्या है कि उन्होंने क्या किया और क्या किया, उन्होंने आदिवासी समुदायों की अनदेखी की। अब बहुत सारे समुदाय ऐसे आदिवासी, संथाल, थाल वगैरह जो कि जंगलों में रहते थे, तो उन लोगों को उन्होंने निगलेक्ट किया। कैसे पढ़ते हैं, पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान और वन समुदायों की भूमिका को इतिहास से बाहर रखा गया। आदिवासियों को अप्रगतिशील या रुकावट के रूप में माना गया। जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनके अकॉर्डिंग ये जो आदिवासी है ना, ये ऐसे पर्सन है जो डेवलपमेंट के बीच में बाधा का काम करते हैं, रुकावट का काम करते हैं। इसलिए उन्होंने उनको निगलेक्ट किया और पेड़ों की कटाई को जारी रखा। ट्राइबल इकोलॉजिकल नॉलेज एंड फॉरेस्ट कम्युनिटी रोल्स वर इग्नोर्ड और मिसप्रिंटेड एज बैकवर्ड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है ना, वो है वन एंड जल नीति का औचित्यकरण किया। कैसे, वन कानूनों और सिंचाई कानूनों को विकास के नाम पर उचित ठहराया। उनके हिसाब से जो उन्होंने 3 वन कानून बनाए थे ना, 1863 और भी थे 19वीं सेंचुरी में, तो उन्होंने उन नियमों को बहुत अच्छा बताया और मतलब उचित ठहराया। उनके अकॉर्डिंग जो है ये सारी चीज़ें जो है डेवलपमेंट का काम करेगी। वो लोग नई नई सिंचाई के तरीके लाए हैं ना, इनसे होने वाली सामाजिक विस्थापन और पर्यावरण क्षति का कोई जिक्र नहीं हुआ। उन्होंने उनके अकॉर्डिंग तो वो डेवलपमेंट करे थे, लेकिन जो उन चीज़ों से क्या हो रहा था, जंगलें कट रहे थे, तो वहाँ के जो भी आदिवासी वगैरह वो लोग विस्थापन हो रहे थे। जो जहाँ पे लोग रहते थे वो रेलवे ट्रैक बिछाने लगे, तो वहाँ के लोगों को भी तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा ना, तो उससे क्या हुआ, विस्थापन हुआ, जिससे बहुत सारे लोगों को क्षति हुई। लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इन क्षति का कोई जिक्र तक नहीं किया। वो सिर्फ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं कि हमें बस डेवलपमेंट करनी है। Forest Acts and irrigation policies were portrayed as development, overlooking displacement and ecological harm. आधिकारिक स्रोतों की सीमा, अधिकतर पर्यावरणीय दस्तावेज राजकीय अभिलेखों तक सीमित रहे, जैसे कि स्थानीय दृष्टिकोण अनुपस्थित थे। कॉलोनियल एनवायरमेंटल राइटिंग रिवाइल ऑन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एक्सक्लूडिंग लोकल नरेटिव्स। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो किताबें लिखी गई थी वो सिर्फ अभिलेखों तक ही सीमित रहे, मतलब उनको बुक से बाहर नहीं रखा गया, वो सिर्फ बुक्स में रह गए, उनको पढ़ा नहीं गया, या पढ़ा गया तो उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब जो है हम कंक्लूजन वगैरह में बताएंगे कि ब्रिटिश काल में जो है लेखन इतिहास में पर्यावरण को केवल प्रशासनिक या तकनीकी विषय माना गया। ये इस दृष्टिकोण की सीमाएं आज की पर्यावरणीय समझ के लिए गंभीर चुनौती
प्रस्तुत करती है। मतलब जो ब्रिटिश काल में जो है पर्यावरण को केवल प्रशासनिक और तकनीकी विषय माना गया, मतलब सिर्फ डेवलपमेंट का टॉपिक माना गया कि जो पर्यावरण है मतलब पेड़ पौधे काट करके हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। और यही दृष्टिकोण था, यही दृष्टिकोण की वजह से, इन्हीं कमियों की वजह से जो है आज पर्यावरण समझ के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। लोग इन्वायरमेंट की वैल्यू नहीं समझते। अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने घर को डेवलप करने के लिए लगातार जंगलों की कटाई कर रहे हैं, देश का डेवलपमेंट होने के लिए दोहन कर रहे प्राकृतिक संसाधनों का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो है, भारत में उपनिवेशवादी जल प्रबंधन की नीतियों की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन रिपीट है 2023, 19 और 15 में, जिसमें हमसे पूछा है कि कॉलोनियल टाइम में जो जल प्रबंधन था, वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज थी, वो क्या था, उसके बारे में हमें रिव्यू देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम परिचय में बताएंगे कि जो ब्रिटिश शासन में जल संसाधनों का उपयोग मुख्यतः किस चीज़ में किया जाता था, कृषि, कर वसूली और वाणिज्यिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए। मतलब जल संसाधन जो भी थे उनका मोस्टली 2 चीज़ों में यूज़ किया जाता था, खेती बाड़ी, वाणिज्यिक रूप से मतलब बिजनेस। हमने बताया था ना आपको कि इंटरनेशनल लेवल पे कपास, अफीम और नील की डिमांड होती थी, जिसकी वजह से वो किसानों से ज़बरदस्ती इन सब चीज़ों की खेती करवाते थे और खाद्यान्न ना उगाने की वजह से खाद्यान्न संकट आ गया था। तो वाणिज्यिक मतलब इंटरनेशनल लेवल पर सेल करने के लिए ये सारी चीज़ें उगाई जाती थी, टैक्स लेने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती थी, है ना। और बस यही मतलब मेन उनका मोटिव था, जिससे जो है जो परंपरागत जल प्रणालियाँ आ रही थी, मतलब चली आ रही थी, उन लोगों को उन्होंने नष्ट कर दिया, क्योंकि वो न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चल रहे थे, क्योंकि उनको सप्लाई ज़्यादा करना था, डिमांड ज़्यादा थी, तो वो उनके अकॉर्डिंग से सिंचाई के नए नए तरीके डेवलप कर रहे थे। और जो परंपरागत थे वो उस मात्रा के लिए रेडी नहीं थे, कह सकते हैं हम लोग। ब्रिटिश वाटर पॉलिसीज फोकस्ड ऑन इनहेंसिंग इरीगेशन फॉर रेवेन्यू एंड कैश क्रॉप्स। This undermined traditional systems and intensified inequalities। ठीक है, अब जो है हम बताएंगे कि क्या क्या तरीके थे, मतलब क्वेश्चन में जो पूछा है ना कि जल प्रबंधन की जो नीतियाँ थी वो क्या थे, कैसे, उसके बारे में हमें बताना था। हम वही बताएंगे कि कैसे कैसे जल प्रबंधन की नीतियों का विस्तार हुआ। ओके, तो सबसे पहले जो है हम बताएंगे कि सबसे पहले नहर प्रणाली का विस्तार हुआ, नहरों के बनाने लगे सिंचाई के लिए। पंजाब, यूपी एंड मद्रास में विशाल नहर नेटवर्क तैयार, मतलब बड़ी लाइन के नेटवर्क, विशाल नहर मतलब बनाने लगे, जिससे जो है किसानों को ज़्यादा मतलब खेती करने में आसानी होता और वो ज़्यादा फसल वगैरह पैदा कर सकते थे। लेकिन जो ये सारी चीज़ है ना, इन सब चीज़ों का जो फ़ायदा है ना वो छोटे किसानों को नहीं होता था, सिर्फ उन बड़े किसानों को होता था जो कि बड़े जिनके पास ज़्यादा भूमि होती थी, और वो छोटे किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनका शोषण करके उनसे खेती करवाते थे, उनसे टैक्सेस लेते थे और फिर ये टैक्सेस पे करते थे। तो इन लोगों को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इनकी भूमि होती थी, कोई और उगा रहा है, पैसे इन्हीं को मिल रहे हैं इनडायरेक्टली, है ना, और फिर ये उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहे हैं। और जो गरीब किसान थे, हालांकि वो भी नहर का यूज़ कर रहे थे, पर उनके लिए इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, क्योंकि वो लोग नहर का तो यूज़ कर पा रहे थे, लेकिन उनको ना उस नहर का यूज़ करने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, कर आधारित सिंचाई, जिन किसानों ने नहर के पानी का उपयोग किया उनसे अतिरिक्त कर वसूला जाता था, इनसे गरीब किसानों पर दोहरा बोझ पड़ा, भूमि, जल और कर। हाँ, तो मैंने अभी बताया ना कि जो नहर वगैरह बड़े नेटवर्क बिछाए गए, उनसे ना ज़्यादातर तो अमीर या बड़े किसानों को ही फ़ायदा होता था, और जो छोटे मोटे किसान उसका जल यूज़ भी करते थे नहर नेटवर्क का, तो उनसे क्या हुआ, उनको ना अतिरिक्त जल कर देना पड़ता था, मतलब वाटर टैक्स उनको पे करना पड़ता था अगर वो नहर का जल यूज़ करते थे। इससे क्या हुआ, किसानों पर दुगना मार पड़ा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही लैंड टैक्स तो दे ही रहे थे, अपनी खेत का ही टैक्स दे रहे थे, साथ में अब उनको वाटर टैक्स भी देना पड़ा। बेचारे बहुत बुरी तरह बोझ में दब गए। कैनल यूजर हैड टू पे एन इरीगेशन टैक्स बर्डिंग स्मॉल फार्मर विद डुअल डिविज। पारंपरिक प्रणालियों की उपेक्षा हुई। जो पारंपरिक तौर पर प्रणालियाँ चली आ रही थी खेती बाड़ी के लिए, मतलब जो टैंक बनाए जाते थे, बड़े बड़े जो तालाब थे जिनसे पानी यूज़ किया जाता था खेतों को सिंचाई करने के लिए, जो बावड़ियाँ बनाई जाती थी जिससे पानी सेव कर पाए, है ना, मतलब बारिश वारी का पानी सेव करवाया, फिर वो बाद में सूखे के टाइम पे काम आए खेती। तो ये सारी पुरानी तरीके थी। इन लोगों, ये जो पुरानी तरीके थे ना, पारंपरिक तरीके, इसको ना पुराना, ओल्ड और अप्रभावी कहकर साइड में खिसका दिया गया, मतलब निग्लेक्ट किया गया। उन्होंने बोल दिया कि ये पुराने तरीके हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बेकार है। उन्होंने इसलिए नहर का निर्माण किया। इससे क्या हुआ, जो स्थानीय जल ज्ञान था वो नष्ट हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस वक्त स्थानीय लोगों को नहीं पता था, और जो उनको नॉलेज थी उसका धीरे धीरे नष्ट होना निश्चित था।
Indigenous system like tanks and ponds were ignored as outdated, leading or erosion of local knowledge. जल के केंद्रीकरण की प्रक्रिया की गई। कैसे? केंद्रीकरण क्या होता है? मतलब सेंट्रलाइज कर देना, है ना, किसी चीज़ को सेंट्रलाइज कर देना। मतलब जो जल था ना, उसका अधिकार, जल पे जो अधिकार था ना, वो समुदाय मतलब लोकल पीपल से हटाकर क्या किया, गवर्नमेंट के अंदर कर दिया गया, गवर्नमेंट के पास केंद्रित कर दिया गया। मतलब ब्रिटिशर्स के पास इनडायरेक्टली चला गया ये राइट्स। और जो निर्णय है ना, इसमें स्थानीय लोग नहीं भागीदारी ले सकते थे। मतलब उनको कोई दिक्कत आ रही तो क्या कर सकते हैं, स्थानीय लोग अपनी दिक्कत नहीं बता सकते थे, क्योंकि जो है इन सारी चीज़ों को सेंट्रलाइज कर दिया गया था, जिसमें जो है अब सिर्फ ब्रिटिशर्स अपने रूल लागू कर सकती है प्रशासनिक स्तर पर। वाटर कंट्रोल शिफ्टेड फ्रॉम कम्युनिटीज टू द स्टेट विथ डिसीजंस बिकमिंग टॉप डाउन। अब कंक्लूजन बताएंगे हम कि क्या क्या दिक्कतें आई। ब्रिटिश जल नीति ने भारत को स्वदेशी जल परंपराओं को हाशिए पर डालकर एक केंद्रीकृत कर आधारित और असमान प्रणाली को जन्म दिया। जो ब्रिटिशर्स ने अपनी जल नीतियाँ वगैरह बनाई, उससे क्या क्या फ़र्क पड़े, हमारा जो अब तक का परंपरागत जल बचाने का तरीका, सिंचाई का तरीका, सेव करने का तरीका था ना, उसको साइड में खिसका दिया गया। मतलब अब उसको यूज़ ही नहीं किया गया। और जो उन्होंने नहर वगैरह का निर्माण किया था, उस जल वाटर को उन्होंने क्या किया, सेंट्रलाइज कर दिया, केंद्रीकृत कर दिया। अब इस पे जो है सिर्फ ब्रिटिशर्स का रूल होगा, जो नॉर्मल लोग हैं उन तक पहुँच नहीं होगी। और जो नॉर्मल किसान वगैरह अगर नहर का वाटर यूज़ करते हैं तो उनको क्या है, उनको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब पहले से वो बेचारे लैंड टैक्स देते थे, अब उनको वाटर टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना। और इससे क्या हुआ कि असमान प्रणाली विकसित होने लगी। मतलब जो बहुत ज़्यादा अमीर थे किसान वगैरह, उनको तो इसका कोई फ़र्क नहीं पता था, लेकिन जो गरीब थे उन लोगों को भारी टैक्स चुकाना पड़ता था, लैंड एंड देन वाटर रिवन टैक्स वगैरह। तो इनसे उन लोगों को बेचारे को बहुत ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ा। संकट का सामना तो करना ही पड़ा, साथ के साथ पर्यावरण का भी नुकसान होने लग गया, क्योंकि ये नहर वगैरह जो है पर्यावरण मतलब वनों को काट करके बनाए जाते थे। तो ये था कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो है हमसे पूछा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में पर्यावरण नीति का विकास कैसे हुआ। क्वेश्चन 2011, 16 और 20 में रिपीट है। इसमें जो है ना हमसे आफ्टर इंडिपेंडेंस से पूछा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जो भी पर्यावरण नीति बनी, उनका विकास कैसे कैसे हुआ। हाउ डिड इन्वायरमेंटल पॉलिसीज इन्वॉल्व इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे क्या क्या हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत में औद्योगिकरण का विकास हुआ और कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई। स्वतंत्रता के बाद जो है बेसिकली हमने दो चीज़ों पे फोकस किया। एक तो था औद्योगिकरण, मतलब फैक्ट्री वगैरह, उद्योगों वगैरह की स्थापना पे, और दूसरा क्या था, कृषि, क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है। कृषि होगी तो हम दूसरों पर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, जिससे क्या हुआ, पर्यावरणीय संसाधनों पर दबाव पड़ा। अब जब आज़ादी हुई, हमने सोचा अपने आप को डेवलप करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया, उद्योगों का विकास करना शुरू किया और खेतीबाड़ी में विकास करना शुरू किया। अब एकदम से कोई भी विकास शुरू करना स्टार्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा ना। तो वही हुआ कि पर्यावरण संसाधनों पर दबाव पड़ने लग गया। 1970 के दशक के बाद पर्यावरणीय संरक्षण नीति का हिस्सा बनाया गया। मतलब 1970 जो दशक था, उसके बाद क्या हुआ, पर्यावरण संरक्षण के लिए नई नई नीतियाँ बनाई जाने लगी। Post independence India prioritized development, leading to environmental stress. From the 1970s onward, environmental protection entered policies framework. अब हम इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, अब हम की पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे कि जो पहले क्या किया गया, स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं बनाई गई, जिसमें 5 सालों के लिए हमें क्या क्या करना है गवर्नमेंट पहले से डिसाइड कर लेती थी, है ना। अब उसमें क्या हुआ, उसमें भी जो है पर्यावरण को ऐड कर दिया गया। शुरुआती योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान नहीं था। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी, हम सबको पता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने खेती पे ध्यान दिया, सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने उद्योगों पे ध्यान दिया, थर्ड में हमने दोनों के मिक्सअप और मतलब कहते हैं ना, औजारों वगैरह, इन सब के उसमें ध्यान दिया बेसिकली, है ना। तो हमने पर्यावरण पर ज़्यादा स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया, केवल संसाधनों के दोहन और उत्पादन क्षमता पर जोर था। मतलब हमने पर्यावरण पर तो इतना ध्यान दिया नहीं, हमें तो ये था कि हम कृषि का विकास करेंगे ताकि हम खाने के लिए किसी पर निर्भर ना हो। फिर हमने धीरे धीरे उद्योगों का विकास करना शुरू किया ताकि हम इंडिपेंडेंट हो।